जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए क्या चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सभी लोगों को ये भी बताने की कोशिश करिए आप लोग। और दोस्त, हम सभी लोग जो है कि सीखो और सिखाओ सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं इस समय प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर काफी अच्छी तरीके से हमारी चल रही है और इंग्लिश ग्रामर के चलते चलते हम लोग प्रोनाउन तक पहुंच चुके हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। तो आप लोग आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो किस पे होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं प्रोनाउन। और प्रोनाउन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप होता है वो है दोस्त क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। आज की हमारी क्लास इसी पे है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसी को आज हमें समझना है मित्र, बहुत अच्छी तरीके से। आज हमें किसको समझना है? रिलेटिव प्रोनाउन को। आप समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन वास्तव में होता क्या चीज है। आज रिलेटिव प्रोनाउन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्त। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये सभी चीजें। कल की क्लास में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझे थे। वही जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्त, वही सबके सब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम समझने से पहले ध्यान देखते हैं कि रिलेट शब्द बना है। ये रिलेटिव प्रोनाउन किससे बना है? रिलेट से। रिलेट का मतलब होता है किसी से रिलेट करना, किसी से संबंध रखना। किसी से संबंध रखना रिलेट का मतलब होता है, उसी से बना है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जो किसी न किसी चीज से संबंध रखता हो दोस्त, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग रिलेट से संबंध रखने वाले जो शब्द होते हैं दोस्त, अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहले उन वर्ड के बारे में जानते हो कौन कौन से हैं। तो एक तो हु होता है। हु का ही पॉजिटिव केस होता है दोस्त, जो जेनेटिव केस के नाम से जानते हैं हुज। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम एक्यूजेटिव केस के भी नाम से जानते हैं हुम। और दोस्त विच होता है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं। और जो है कि व्हाट होता है। और एक और रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका नाम है दोस्त दैट। दैट को हम और कहाँ देखे थे, आप बताने की कोशिश करिए कि दैट एक जगह और मिला था हमें। कौन से प्रोनाउन में मिला था? तो दोस्त ये हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मिला था दैट। आज हम इसे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी समझने वाले हैं। तो अलग अलग क्लासेज हो सकता है। दैट का क्लास एक सेपरेट लेंगे दोस्त। ये दैट, यूज ऑफ दैट उस क्लास का नाम होगा। उस क्लास का नाम होगा यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट। और बाकी इनको हम यही लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि इस क्लास में ये इतने खत्म हो जाएं। मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं कि खत्म हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये सभी इस क्लास में खत्म हो जाएं। तो आप समझने की कोशिश करिए इन सभी चीजों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे इनको। हु, हुज, हुम, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्त। मैंने बताया था आप सभी को पिछले ही क्लास में। आप लोग अगर देखे होंगे पिछले क्लास को तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जरूर आप सभी वीडियोज देखा करें दोस्त। मेरे कहने का मतलब, अगर आप डेली 7 बजे हमसे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, मान लीजिए आप, हो सकता है कि पढ़ाई से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट कोई काम हो आपके लिए, हो सकता है मेरे लिए भी हो सकता है पढ़ाई से ज्यादा भी कोई इम्पोर्टेंट अगर काम हमारे लिए हो दोस्त, तो अगर उस काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप उस काम को पहले कर लीजिए, लेकिन बाद में फिर हमारे इस क्लास को जरूर देख लिया करें डेली। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इसीलिए शुरू से पढ़ा रहा हूं दोस्त कि अगर हम एक एक चीज को रिलेट करेंगे तो हम बताएंगे कि ये चीज मैं पीछे बता चुका हूं, तो शायद आप उस चीज को समझ पाएंगे मित्र, समझ पाएंगे इस बात को। ध्यान दीजिए आप सभी। और अगर आप पिछले क्लास को नहीं देख पाते हैं तो फिर आगे की क्लास में आपको बहुत सारी परेशानियां मिल सकती हैं दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि इस परेशानियों से आप न झेलें। तो आपसे विनम्र निवेदन है, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आप हमारे सभी पिछले क्लासेज को जरूर देखें दोस्त, अगर आपके पास समय है तो। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। 1 सेकेंड मारकर। तो आप लोग इस बातों को शायद समझ सकते हैं मेरे। आइए
हम समझते हैं कि हुज और विच के बारे में हम क्या बताए थे। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि हु जो है वास्तव में ये हु ही है, हु ही है, इसका पॉजेसिव केस हुज है और इसका ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं ये हुम है। ये दोस्त सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज होता है दोस्त। ह्यूमन बोले तो मानव के लिए। मैं लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये दोस्त ये जो है ना हुम और हुज, मैं इससे रिलेट करके नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। ह्यूमन बोले तो सिर्फ मानव हिंदी में कह सकते हैं, मानव के लिए ये यूज होता है। एक तरीके से कह दें कि पर्सन के लिए यूज होता है दोस्त, पर्सन के लिए, मानव के लिए। वो जेंडर कोई भी हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये यूज होता है किसके लिए? सिर्फ मानव के लिए। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्त। तो आप सभी लोग इसको देखिए बहुत अच्छी तरीके से। एक सेकेंड आप थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो मैं यही समझा रहा था आप सभी लोगों को, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक सेकेंड का थोड़ा काम था, वो जरूरी थी थोड़ा। तो ये हु, हुज, हुम, विच, इन सभी चीजों के बारे में आज ही समझते हैं। मैं मानव की बात कर रहा हूं दोस्त। मैं ये समझा रहा था आपको कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग से मतलब नहीं है। अगर जानवर भी है तो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, ध्यान दीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। अभी हम इसके यूजेज को दिखाएंगे। इसका हमें पढ़ने से ज्यादा इसके एक्सरसाइज की जरूरत होती है मित्र। नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर कोई एनिमल है दोस्त, हम कह सकते हैं एनिमल है कोई दोस्त, कोई एनिमल, ह्यूमन छोड़ा करके दोस्त, बाकी सभी चीजों के लिए। कोई छोटा सा किड्स अगर है, किड्स कह सकते हैं दोस्त, जिसका जेंडर निर्धारित ना हो, उन सभी के लिए भी कह सकते हैं दोस्त। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करते हैं, विच का। विच का ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक बहुत गहरी बात मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हु का ये जो हु होता है दोस्त, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हु हमारा किस केस में होता है? तो हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस में होता है। हुज जो होता है ये जेनेटिव केस में होता है। जेनेटिव मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जेनेटिव का मतलब होता है दोस्त क्या, आप बताइए? पॉजेसिव केस जो होता है। होम जो होता है ये एक्यूजेटिव केस, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वैसे ही विच का भी होता है दोस्त, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। विच जो होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये समझने की बात है। विच का ध्यान दीजिए, गहरी बात मैं फिर बता रहा हूं, विच का जो है कि सब्जेक्टिव केस तो होता है, विच का सब्जेक्टिव केस होता है, ये लिख लीजिएगा कहीं, विच का सब्जेक्टिव केस होता है, विच का ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, विच के बाद कोई, विच के पास कोई भी जेनेटिव केस नहीं होता है। जेनेटिव केस से मेरा मतलब क्या है कि कोई भी पॉजेसिव केस विच के बाद पास एज ए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, यानी कि ये पॉजेसिव केस में नहीं यूज होता है। अगर हमें पोजेशन बनाना होगा जानवरों के लिए, अगर पोजेशन बनाना होगा किसी जानवरों से, तो मैंने आपसे बताया था कि इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका पॉजेसिव केस नहीं होता है। कैसे इसका यूज करेंगे ये भी समझाने की कोशिश करेंगे हम। जानवरों के लिए चाहे कोई थिंग्स है, उन सभी चीजों के लिए दोस्त मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हम हुज का ही प्रयोग करते हैं। तो हम हुज का ही प्रयोग करते हैं पॉजेसिव के लिए, या फिर हम इसी का यूज करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, लेकिन उसका वो वाला रूल होता है जो आपसे मैं बताने की कोशिश किया था दोस्त। आप हमारे सभी क्लासेज को देखें तो समझ में आएगी। वैसे भी मैं समझा दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाऊंगा, यहाँ भी समझाऊंगा आपको। तो विच का प्रयोग वहां हम कैसे करेंगे। उसी प्रकार वाट जो होता है, वाट का दोस्त, वाट के पास भी कोई जेनेटिव केस नहीं होता है, वाट भी सब्जेक्टिव केस होता है वाट के पास। और वाट के पास भी क्या होता है दोस्त, वाट के पास भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका भी कोई जेनेटिव केस नहीं होता है दोस्त।
मेरे कहने का मतलब ये मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं लिख दिया हूँ तो इसका मतलब ये ना समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पास कोई जेनेटिव केस नहीं होता है दोस्त। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जब इसको हम यूज करेंगे तो इसके पास कोई जेनेटिव केस नहीं होगा। और जो दैट है इसका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन इसके पास भी कोई जेनेटिव केस दोस्त नहीं होता है। यानी कि हमेशा जेनेटिव केस में अगर हम यूज करेंगे तो वो जानवर हो चाहे कोई भी हो मित्र, अगर हम जेनेटिव केस में यूज करना चाहेंगे तो हम किसको यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे हुज को। किसको यूज करेंगे, हुज को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑफलाइन में भी शायद इस तरीके से नहीं पढ़ाया था मैं। आज जहां से शुरू कर रहा हूं आप समझने की कोशिश करिएगा। इन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हम यूज सीखते हैं, एक एक का प्रयोग हमें जानना है दोस्त। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं ये आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डाउट तो यही होता है हम जैसे स्टूडेंट्स का कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाएंगे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाते हैं दोस्त। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। और दोस्त मैं आपको बता दूं इनके यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब के सब क्वेश्चन क्या बनते हैं दोस्त, तो हम 12th में जिसका नाम देते हैं सिंटेक्स, और जो है कि एरर वाला जो नाम देते हैं, एरर पोर्शन हम जिसे कहते हैं, या फिर सेंटेंस मिस्टेक जो हम कहते हैं दोस्त, वो नाम देते हैं अगर हम एसएससी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्त। अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन उसे पूछना होगा तो यहाँ से पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्त, आप सभी लोग जरूर देखिए। और फिर इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका यूज, और 12th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आपसे क्या ही बताऊं मैं। 12th के लिए ये जो है कि सिंथेसिस नाम का जो हमारा चैप्टर होता है दोस्त, सिंथेसिस। ध्यान दीजिए, अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर इंटर के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे मित्र तो आपको झंखना नहीं पड़ेगा। तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर बेसिक से बताइए, तो ये नहीं कहना पड़ेगा मित्र। ये बात आप दिमाग में रखिए। आपका कर्तव्य है कि आप अगर यहाँ अच्छी क्लासेज आपको मिल रही हैं तो आप यहाँ जरूर देखिए, और अगर नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं है। कहीं कहीं हम लोग अभाव में रह जाते हैं दोस्त, जैसे हमारे ग्रामीण इलाका में जहाँ पे हम थे, मैं छोड़ करके चला आया, अभी भी हमारे गुरुजी वहां पे संघर्ष कर ही रहे हैं। एक ही क्या, कई गुरुजी लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने स्तर से दोस्त, लेकिन वो शिक्षा नहीं दे मिलती है कि जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और बोर्ड एग्जाम में भी उसी से रिलेट करके आता है दोस्त। हम बच्चों को सीमित कर देते हैं, कुछ कम चीजों में बांध देते हैं मित्र, तो बांधने का काम हमें नहीं करना है, ये समझ लीजिए आप सभी लोग। हमें बांधना नहीं है, हमें अच्छी तरीके से हर एक चीज की डिटेल को समझना है, उसके अंदर छिपे हर एक लॉजिक को समझना है दोस्त, उसके अंदर छिपे हर एक ग्रामर की टर्म को समझना है हमें, उससे रिलेटेड हर एक मिस्टेक जो होता है वो सारी चीजें हमें समझना है। क्लास लंबा हो सकता है मित्र, आज का क्लास हम जानते हैं लंबा होगा, हो सकता है 40-42 मिनट का जाए, हो सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन पे हमें एक नहीं बल्कि 3-3 क्लासेस बनाने पड़े दोस्त। बनाया जाएगा हर एक क्लास, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। हम हर एक क्लास को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, हर एक चीज के बारे में सीखेंगे, आप समझने की कोशिश करिए बस। यहां से एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं सिंथेसिस, उसके बाद जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नाम का चैप्टर आता है दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन नाम का जो चैप्टर आता है 12th में, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो आप आज सोच सकते हैं कि आज आपके लिए क्लास कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप सभी लोग क्लास को जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, कोई लोग कहीं भागने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्त। सभी लोग हमसे
यही बने रहिए और क्लास को देखिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता, आपसे मैं बता दूं। और छोटी सी गलतियां भारी पड़ जाएंगी, यहाँ से बहुत कुछ पूछता है दोस्तों। आज हम सभी लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आज की जो क्लास है वो हमारा हु और हुम पे ही है। थोड़ा सा हम हुज को हटा देना चाहते हैं। अगर आज समय मिलता है तो हुज को भी देखेंगे, लेकिन विच वाट को अगली क्लास में देखेंगे और दैट को दोस्त एक सेपरेट क्लास में देखा जाएगा। हो सकता है दैट का क्लास एक सेपरेट क्लास हम ले, दैट को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। तो इतना चीजें हैं। आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मैं इसको उठा करके अब हु और हुम तक पहुंचता हूं दोस्त। अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए होंगे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट। बहुत कुछ तो है नहीं, आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं वास्तव में, अब ये क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्त। सबसे पहले आज हम सीखेंगे यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड हुम। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आज का जो हमारा क्लास होगा यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हु एंड हुम। ध्यान दीजिए इन सभी चीजों को, और मैं बताऊंगा भी कि क्यों इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्त। हु और हुम का यूज सीखना है। मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि ये जो हु है दोस्त, ये हमारा किस केस में यूज होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। आज की क्लास में बहुत कुछ सीखना है हमें, सिर्फ नाम ये दे रहा हूं यूज ऑफ हु और हुम, लेकिन सारी जो अगली दोनों क्लास होने वाली हैं उन सभी क्लासेज का जो बेसिक है दोस्त, वो आज ही के क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप सभी लोग जरूर रहिए हमारे साथ। सब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं दोस्त, वो दूसरा नाम हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत कुछ बताना नहीं है। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। कुछ सेंटेंसेज मैं आपको लिख रहा हूं, आप समझिएगा और उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा। कुछ हम सेपरेट क्वेश्चन सेंटेंसेज को लिख रहा हूं, जैसे कुछ सेपरेट सेंटेंसेज हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें दोस्त किसका यहाँ पे जरूरत है, ज्यादा आवश्यकता हमें किसकी, ज्यादा आवश्यकता हमें एग्जाम्पल्स की और उनके प्रैक्टिस की। तो समझिएगा, जैसे यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, राम is a teacher, राम is a teacher, राम is a teacher। और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, राम teaches इंग्लिश। दोस्त मैं क्यों राम को लेता हूं, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। राम इज अ टीचर, राम टीचेस इंग्लिश। सभी टीचर्स लमसम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं और आपके माइंड में बैठ भी जाता है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, दूसरे का नाम लिख सकते हैं, अपने जो बेस्ट टीचर हैं उनका नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउन लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए अभी जो मैं समझाना चाहूंगा उस चीज के हिसाब से। तो आप इतनी बातें समझ गए। एक सेंटेंस में इसको लिखा दोस्त, दूसरा सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आई मेट मैं मिला, अ बॉय मैं मिला एक लड़के से, आई मेट अ बॉय मैं एक लड़के से मिला, आई गेव हिम 10 रुपीज, मैंने उसे 10 रुपए दिया। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखा दोस्त। इन दोनों सेंटेंसेज को आप गौर करिएगा तो वास्तव में ये जो हिम है वो किसके लिए आया है दोस्त, बॉय के लिए ही। तो मैं लिख सकता हूं आई गेव द बॉय 10 रुपीज।
तो ये दो सेंटेंसेज आपको दे रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस दोस्त सेपरेट सेंटेंसेज हैं। एकदम मैं बहुत ही अलग अंदाज में थोड़ा सा इनको समझाना चाहता हूं। ये दोनों सेंटेंसेज सेपरेट सेंटेंस हैं दोस्त। जब इन दोनों सेंटेंसेज को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे दोस्त, हम चाहेंगे कि इनको एक साथ रिलेट कर दें दोस्त। रिलेट करना ही रिलेटिव प्रोनाउन, और इन दोनों सेंटेंसेज को रिलेट करने का काम जो करेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन ही करेगा, यही प्रोनाउन करेंगे, इसीलिए उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं दोस्त। अगर मैं लिखूंगा, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, राम जो अंग्रेजी पढ़ाता है एक अध्यापक है। तो मैं कह सकता हूं राम हु टीचेस इंग्लिश, राम जो अंग्रेजी पढ़ाता है, राम जो अंग्रेजी पढ़ाता है इज अ टीचर। आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्त, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो इस चीज को ऐसे ही कुछ समझाने की कोशिश किया था। तो आप देखिए ये जो हु आया है दोस्त, ये किसके स्थान पे आया है? राम के स्थान पे। मैं क्यों हु का प्रयोग किया दोस्त, क्यों हुम नहीं लिख दिया? तो हुम मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि राम यहाँ पे किस केस में है दोस्त? सब्जेक्टिव केस में। और जब हम सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करेंगे दोस्त, तो हम सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा इन सभी बातों को। तो आप देखिए यहाँ पे ये हु किस केस में यूज हुआ है? सब्जेक्टिव केस में। और चूंकि ये हु रिलेट कर रहा है इस अपने पुराने वाले, इस पीछे वाले नाम से, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन है दोस्त? इसलिए इसे हम कहते हैं कौन सा प्रोनाउन? इसीलिए इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है ना अपने पीछे वाले सबसे। और जिससे रिलेट करता है दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत गहरी बात, यहां से ग्रामर से शुरुआत होती है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जिससे रिलेट करता है, उसे हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट दोस्त। एंटीसीडेंट समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? फिर मैं यहाँ भी लिख दूंगा यहाँ नीचे, उसको हम नाम देते हैं क्या? एंटीसीडेंट। उसे हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसके पीछे वाला जो नाउन होता है दोस्त, जिसके लिए वो आया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। अब ये समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे मैं अब लिखने की जा रहा हूं, आई मेट अ बॉय। ध्यान दीजिए, आई मेट अ बॉय, इस सेंटेंस को हम रिलेट करने जा रहे हैं। आई मेट अ बॉय, ये सेपरेट है, इनको हम कंबाइन करने जा रहे हैं। ये हमारा कंबाइंड सेंटेंस है दोस्त, कंबाइंड सेंटेंस है, समझने की कोशिश करिए। इसको मैं फिर कंबाइन करने जा रहा हूं, जोड़ने जा रहा हूं एक साथ, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं कहूं आई मेट अ बॉय, अब मैं लिखने जा रहा हूं हुम। अच्छा, हुम किसके लिए आया दोस्त? द बॉय के स्थान पे। अब देखिए ये हुम जो आया है बॉय के लिए आया है। एक बात अभी मैं और गहरी आपको समझाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। आप सभी लोग पहले इसको देखिए। मैं कहूं आई मेट अ बॉय हुम आई गिव 10 रुपीज, जिसको मैंने कितना रुपया दिया दोस्त? 10 रुपए दिया। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कितना हूं आपसे कह दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तरीके से कह दूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझिए इस चीज को। मैं कहूं आई मेट अ बॉय हुम आई गेव 10 रुपीज। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने हु का प्रयोग नहीं किया, मैंने किसका प्रयोग किया दोस्त? तो मैंने प्रयोग किया हुम का। किसका प्रयोग किया? तो मैं हुम का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये जो हुम आया है ये अ बॉय के लिए आया है, और अ बॉय जो था यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई है दोस्त, ये गिव का क्या था? ऑब्जेक्ट था। और जब ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके आएगा दोस्त, तो ये किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। अब ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, ध्यान दीजिए। अभी दो बातें और बताऊंगा जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, तो उन बातों को भी आपको सुनना है बहुत गहरे तरीके से, बहुत ध्यान लगाना है, क्योंकि ये आसान चीजें तो होती नहीं है। अभी तो शुरुआत है दोस्त, जब आगे बढ़ेंगे तो अभी और कुछ समझना है हमें। अच्छा ध्यान दीजिए, अब ये हुम ऑब्जेक्टिव केस में आया है दोस्त, ये हुम का प्रयोग किए हम।
देखिए अब ये भी चूंकि रिलेट कर रहा है इस अ बॉय से, इसीलिए इस प्रोनाउन को दोस्त हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, और ये जिस शब्द के तुरंत बाद लिखा गया है, ये जो शब्द है दोस्त, इसी को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? एंटीसीडेंट कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इसका एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। अब एक और मैं गहरी बात बताने जा रहा हूं, जो अभी हम कुछ मिस्टेक्स करेंगे तो आप सुधारने की कोशिश करिएगा, हो सकता है इसी क्लास में। आप देखिए अब एक और बहुत बड़ी बात वो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो हु हो, ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि whom तो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो इससे कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। मैं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन who है दोस्त, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन which है, which, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन that आएगा दोस्त, इनको समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ये जब ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे तो इनके अनुसार वर्ब हम क्या लगाने वाले हैं अगले टेंस का, तो वो हमें ये नहीं बताते हैं। वो हमें कौन बताता है? तो वो हमें बताता है कि अगला वर्ब हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ये बताने का काम करता है इसका एंटीसीडेंट दोस्त। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जब एज अ सब्जेक्ट कार्य करेगा तो उसका जो वर्ब होगा दोस्त, वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं, वो उसके एंटीसीडेंट की तरह यूज होगा। मित्र ये समझने की कोशिश करिए। आपके लिए एक हल्का सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नहीं जस्ट वर्क दे रहा हूं, तुरंत आप करके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए कि ये सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। अगर सिंपल है तो केवल कौन सा अकेला क्लाज है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो दो कौन से क्लाजेज हैं, अगर कंपाउंड है तो दो कौन से क्लाजेज हैं, और अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस है तो सिंपल प्रिंसिपल क्लाज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लाज कौन है, या फिर कोऑर्डिनेट क्लाज कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। और लाइव चैट खत्म होने के बाद भी एक बार लिखिएगा आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में। तो आप दिमाग में रखिए इस चीज को, ये आपके लिए है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा जोर दे करके कहना चाहता हूं कि हु जो आया है, जब ये एज अ सब्जेक्ट कार्य करेगा और हु सब्जेक्ट की तरह ही रिलेटिव प्रोनाउन में काम करेगा, तो फिर इसका जो वर्ब आगे आने वाला है ये डिसाइड करता है कौन? इसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी बोले तो इसका एंटीसीडेंट दोस्त, इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। अब आप कहेंगे कि सर whom क्यों नहीं, whom क्यों नहीं? तो ध्यान दीजिए दोस्त, whom तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब तो लगता नहीं है दोस्त। तो ये जो आगे आने वाला वर्ब है ये तो दोस्त आई के अनुसार लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम तो आई ही कर रहा है। आप ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे तो सब्जेक्ट का काम आई कर रहा है मित्र, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आप इस बात को बहुत ही भली बात समझ सकते हैं। अब शायद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं हर एक सेंटेंस में जब भी आपको ये चीज आएगा तो मैं आपसे कहूंगा कि अगला जो वर्ब होगा ये इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके एंटीसीडेंट के अनुसार होगा दोस्त। किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके एंटीसीडेंट के अनुसार। अब आप सभी लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इनको इरेज करके फिर दूसरा सेंटेंस लिख करके कुछ समझाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। मैं इनको मिटाना चाहता हूं दोस्त, तो मैं इन्हें मिटाना चाहता हूं, ये ध्यान दीजिए समझने को। और एक आपके लिए बता दूं एक नॉलेज की बात, जो 12th वाले देख रहे होंगे मेरे क्लास को, उनके लिए एक जानकारी के बात बता दूं कि यही जो हम दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़े हैं मित्र, और यही जो दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़े हैं, इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस। इसी को क्या कहते हैं? सिंथेसिस। बस जानकारी के लिए, आगे आपके लिए क्लास स्टार्ट की जाएगी जल्द ही। सोच रहे हैं कि
12th स्पेशल बैच स्टार्ट किया जाए, ये चले और साथ में 12th स्पेशल बैच स्टार्ट किया जाए। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा लाइव चैट खत्म होने के बाद कि क्या 12th स्पेशल बैच स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग जरूर बताइए। तो ये समझने की कोशिश करिए आप लोग। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ कुछ चीजें आप यहाँ अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो शायद अब आप कुछ कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, I who is a teacher, I who is a teacher। अब मैं इसको मिटा देना चाहता हूं दोस्त, इसकी खास आवश्यकता नहीं, आपके माइंड में इसका चित्र बन गया होगा। I who is a teacher, मैं जो एक अध्यापक हूं, teaches English नहीं teach English। I who is a teacher, मैं जो एक अध्यापक हूं, अंग्रेजी पढ़ाता हूं। दूसरा सेंटेंस मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, he who play cricket, who plays cricket, जो क्रिकेट खेलता है, वह जो क्रिकेट खेलता है is a player, एक खिलाड़ी है। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए कि किसी सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपको दिख रही है दोस्त, बताने की कोशिश करिएगा। राधा loves his father, Radha loves his father who tell a story, दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, मिस्टर, या फिर यही मैं लिख रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, राम met a boy whom he beat yesterday, एक सेंटेंस और मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। My favorite teacher teaches English, who is a very famous teacher, यहाँ देखिए आप कुछ सेंटेंसेस को आप समझने की कोशिश करिए। कई लोग छोड़ के क्लास चले जा रहे हैं, क्लास छोड़ के आप न जाया करें मित्र, और अगर जाया कर रहे हैं किसी काम से, मैं पहले ही कहा हूं आप सभी लोगों से कि अगर आपको कोई पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिखाई दे रहा हो और आप क्लास छोड़ के अगर जा रहे हो तो बाद में फिर क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा आपसे, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, अब आप इस सेंटेंस को देखिए, आई हु इज अ टीचर। अक्सर आप जब भी पढ़े होंगे दोस्त आज तक, तो आप पाए होंगे कि हु के अनुसार इज ही लगता है, लेकिन दोस्त यहाँ पे हु अपने आप में अस्तित्व में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हु एक खुद रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेट करता है किससे दोस्त, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेट करता है किससे, तो ये रिलेट करता है अपने एंटीसीडेंट से।
और जब ये अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करता है दोस्त, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जो समझने की बात है, तब फिर इसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है दोस्त, और चूंकि ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो फिर ये वर्ब लेगा ये फाइनाइट, और जो ये वर्ब होता है दोस्त वो इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो आई के अनुसार इस नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं दोस्त, एम लगाते हैं। आई हु एम अ टीचर, कभी कभी आपको ये मिस्टेक तो सही देगा कि आई हु एम अ टीचर यहां कर देगा टीचर्स इंग्लिश, यहां कर देगा टीचर्स इंग्लिश, तो फिर आपके माइंड में यार कहाँ मिस्टेक है, दिखेगा नहीं। मैं आपसे बता दूं कि उस समय अभी तो आपके माइंड में दिख जाएगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपके हिसाब से आप क्लास जो ले रहे हैं वो डायरेक्ट लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ हु एंड हुम, मिल जाएगा आपको दिखा हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तब नहीं दिखेगा दोस्त जब ये कॉमन एरर डिटेक्शन पूछेगा मित्र, नहीं पाएंगे आप। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना है। यहाँ पे जो वर्ब टीच आया है ये किसके अनुसार आया है, तो ये इस क्लास का वर्ब है, आई टीचेस इंग्लिश। तो आई के अनुसार टीचेस नहीं क्या लगता है दोस्त, टीच लगता है। ये वर्ब इसके अनुसार आया है और ये इसके अनुसार आया है, लेकिन ये वर्ब लेता है अपने एंटीसीडेंट के अनुसार, तो इस नहीं दोस्त क्या होगा, एम होगा। अब यहां आप थोड़ा से देखिए, यहां समझने की कोशिश करिए। राम मेट अ बॉय whom he beat yesterday, राम एक लड़के से मिला, राम एक लड़के से मिला जिसे वह कल पीटा था, जिसे वह कल पीटा था, राम उस लड़के से मिला। तो इसमें दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मिस्टेक क्या दे देगा, इसमें आपको मिस्टेक ये दे सकता है कि हु नहीं बल्कि हुम लगेगा। यहाँ पे हु लिख करके दे सकता है आपसे, लेकिन हु नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, हुम ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज होता है मित्र तो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद होता है। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ये सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी मैं एक सेंटेंस वैसा भी लिखा हूं, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे whom है, क्यों ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो दोस्त ही है और बीट का ऑब्जेक्टिव केस है ना, राम बीट द बॉय यस्टरडे, और इसी द बॉय को रिप्लेस करके दोस्त हमारा whom आया है मित्र। और इसको मैं क्यों यहाँ नहीं लिखा हूं, क्योंकि whom जब भी रिलेट करेगा तो इस सेंटेंस से रिलेट करेगा, और ये जब रिलेट करता है तो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है। इस बात को देखिए आप सभी लोग। अब यहाँ देखिए, ही हु प्लेज क्रिकेट इज अ प्लेयर, तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपको नहीं। हु के अनुसार प्लेस लगा है, हु के अनुसार प्लेस नहीं लगा है दोस्त, ये प्लेस लगा है किसके अनुसार, ही के अनुसार लगा है। यानी कि जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट जब विच होगा तो भी आपको मैं समझाऊंगा विच वाले केस में, तो ये अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा वर्ब इसका। अगर यहाँ पे ही नहीं रहता, दे रहता दोस्त, दे हु, तो फिर हु के अनुसार यहाँ प्लेस नहीं क्या लगता दोस्त, प्ले लगता। अगर क्या रहता, दे रहता, तो यहाँ पे प्लेस नहीं क्या लगता, प्ले। लेकिन चूंकि दे नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लेस। और इसी ही के अनुसार ये भी वर्ब है दोस्त। आपको ये बहुत गहराई तरीके से पढ़ना है, मैं बार बार गहराई तरीके से कहता हूं, मतलब डीपली पढ़ना है आपको, एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो आप समझिए आप सभी लोग, ही के अनुसार इज आया है, इज अ प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे राधा लव्स, अच्छा लिव्स लिखा गया, राधा लव्स हिज फादर, राधा लव्स हिज फादर हु टेल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हु टेल, लेकिन ध्यान दीजिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि जब भी एज अ सब्जेक्ट कार्य करता हूं तो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, तो फिर इसके एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब आएगा। और फादर चूंकि एक ही है दोस्त, आप समझ सकते हैं, एक से अधिक तो है नहीं,
तो फिर टेल नहीं बल्कि इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, टेल्स स्टोरी लगाएंगे दोस्त। ये समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ ये है कि माय फेवरेट टीचर। आप देखिए, आपको हिंदी जब निकालेंगे तो कोई गलती नहीं मिलेगी दोस्त। मैं कहूंगा माय फेवरेट टीचर टीचेस इंग्लिश हु इज अ वेरी फेमस टीचर, हु इज अ वेरी फेमस टीचर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझिएगा आप सभी लोग इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पसंदीदा अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जो एक बहुत ही फेमस टीचर है, जो एक बहुत ही फेमस टीचर है। तो हिंदी जब मैं जो कहीं भी बोल रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्त, हर एक चीज हम सही से बोल पा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट कौन है, इंग्लिश है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश एक बहुत ही फेमस टीचर है। ये सेंटेंस यहाँ हम लिख ही नहीं सकते, इसको हम गलत मानेंगे। ये जिसके लिए क्लॉज आया रहता है अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद लिखा जाता है, यानी कि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे दोस्त, हु इज अ वेरी फेमस टीचर, अ वेरी फेमस टीचर। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे शायद अब आप लोग इस बात को। तो यही होता है हु का प्रयोग, और इसके अनुसार एंटीसीडेंट। और whom का प्रयोग कब होता है दोस्त, जब ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसके लिए दोस्त हम सभी लोग जब which का पढ़ लेंगे, which, that और who, whom, which सब जब पढ़ लेंगे तो हम एक प्रैक्टिस क्लास लेकर के आएंगे, और इसका तो प्रैक्टिस क्लास कंफर्म मैं लेकर के आने वाला हूं। तो आप सभी लोग जरूर हमसे जुड़े रहिएगा, और जो ही रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होता है तो उसका एक प्रैक्टिस क्लास हम आपके बीच जरूर रखेंगे। आप सभी लोग उस प्रैक्टिस क्लास को देखिएगा। तो शायद आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यही है हु और हुम। आज के क्लास में हु और हुम को ही हम लोगों ने देखा। अगली क्लास जो हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है हुज, विच, और हो सकता है कि व्हाट भी उसमें कवर कर लिया जाए, लेकिन दैट के लिए एक सेपरेट क्लास होगा दोस्त। फिर मैं कह रहा हूं, दैट के लिए एक अपना खुद का, उसके बाप की बपौती एक तरीके से कह दे तो वो रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हमारे क्लास को पूरा देखा करें मित्र, आपसे ये आग्रह है। हमारे क्लास को शेयर करा करें, ये भी आपसे आग्रह है। और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कर लीजिए, और अगर किए हैं तो 2-4-10 लोगों से और करवाइए दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय बाय।